So guys, the next concept we are starting up is called inchoate instruments. अब ये inchoate instruments क्या है सुनते हैं. Inchoate refers to incomplete. Inchoate refers to incomplete. मेरी बात सुनना. If I am giving say rupees 10,000 का check to Ria, but I don't know the spelling of Ria, I don't know her surname, and because of which I said to Ria, okay, Ria, this is your stipend check of rupees 10,000. This I'm signing it. You please enter your name, the date, your the amount and amount in words. ये सब आप लिख लेना, मैं आपको साइन करके दे देता हूँ. Now Ria said, okay sir, no problem, I'll do that. अब रिया को मैंने चेक दे दिया. अब चेक के अंदर क्या क्या होता है? डेट होती है, नाम होता है, अमाउंट इन वर्ड्स होता है, फिर अमाउंट इन नंबर्स होता है. इतना तो होता ही है. अब इस केस में मैंने जो मेरा साइन किया वो हो गया, वो मैंने खुद किया है, वो रिया ने नहीं किया. बाकी सब चीजें जो है वो क्या हो गई है? बाकी सब चीजें जो है वो मेंशन नहीं है. अब लॉ क्या कहता है यहाँ पे? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इनकम्प्लीट कहा जाता है, इसी को इनकोएट कहा जाता है. तो ये कहता है कि व्हाट इज इनकोएट. फीचर में यही लिखा है, अ पर्सन साइंस अ पेपर एंड डिलीवर्स टू अनदर. पेपर मतलब यहाँ पे चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट. द पेपर इज स्टैम्प्ड. स्टैंपिंग कहाँ पे होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है. प्रोमिसरी नोट में स्टैंपिंग होता है, लेकिन चेक में स्टैंपिंग होता नहीं है. एंड द पेपर इज इधर होली और पार्शली ब्लैंक. मतलब मैंने साइन खुद की, हाँ सर. अगर स्टैंपिंग की जरूरत थी, स्टैंपिंग किया सर, हाँ. लेकिन बाकी की चीज जैसे कि नाम, अमाउंट, डेट, वो लिखा नहीं. जिस इंस्ट्रूमेंट में साइन खुद बंदे ने की हो, बाकी की गतिविधियां ना लिखी गई हो, उसे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है. ये आपका पहला पार्ट. द इफेक्ट ऑफ दैट इज द होल्डर, दैट इज रिया इन दिस एग्जांपल, गेट्स द अथॉरिटी टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट. रिया गेट्स द अथॉरिटी टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट. इसे हम क्या कहेंगे पता है? कि रिया हैज अ राइट टू राइट हर नेम, अमाउंट, एवरीथिंग. अब समझो कि कुछ गड़बड़ हो जाती है. क्या गड़बड़? रिया को मैंने क्या कहा था? तेरी स्टाइपेंड रुपीज 10,000 है, उतना लिख लेना. रिया ने एक मिस्टेक कर दी. एक मिस्टेक, उसने एक जीरो ऐड कर दिया. मतलब वो 10,000 के चेक का 1 लाख कर दिया और फिर अमाउंट इन वर्ड में 1 लाख लिख दिया. अब मेरा तो साइन ऑलरेडी हो चुका था, रिया ने अपने बैंक में वो चेक डाल दिया. क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि हाउ मच इज रिया एंटाइटल्ड टू रिसीव. जब चेक में साइन मेरा है, अमाउंट 10,000 मैंने सोचा था, कितना ले लिया? 1 लाख. अब ये आता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में, नीचे आना. ये ध्यान देना, इधर ध्यान देना. रिया कैन नॉट रिकवर एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द पर्सन डिलीवरिंग द पेपर. व्हाट वाज आई इंटेंडिंग टू पे टू रिया? दैट वाज हाउ मच? रुपीज 10,000. तो हाउ मच डज शी हैज राइट टू रिकवर? रुपीज 10,000 ओनली. सर अगर चला गया तो फिर मैं सू करके वापस दे सकता हूँ, लेकिन उसको राइट कितना है लेने का? सिर्फ 10,000 लेने का राइट है. बाकी का राइट अगर उसने रिसीव भी कर दिया तो मुझे राइट है सू करके वापस लेने का. क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ 10,000 देना था, मैंने साइन करके ब्लैंक रखा है, उसका मतलब मैंने नहीं कि चोरी कर दी है, गलती हो गई, उस पर विश्वास किया. और 10,000 रुपीज क्या मैं रिसीव कर क्या वो रिसीव कर सकती है? सर वो राइट है उसका. अबाउट 10,000 उसने गड़बड़ की है, क्या वो रिसीव कर सकती थी? ना किया, मे बी यस, लेकिन मेरे को राइट है वापस लेने का. दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 कहता है, मान लीजिए रिया ने 1 लाख रुपया लिख दिया और वो 1 लाख रुपया लिख के रिया ने वो एंडोर्स कर दिया अपने भाई को या अपने कोई सप्लायर को जिसे उसे 1 लाख रुपीज देने थे. रिया ने क्या किया? वो 1 लाख का लिख के एंडोर्स कर दिया किसी और को जिसे रिया को 1 लाख देने थे. अब जिसको 1 लाख लेने थे रिया से, उसे तो 1 लाख का चेक मिल गया जो एंडोर्स हुआ है फ्रॉम रिया टू हूम? द पार्टी. मेरे से रिया को, रिया से वहां पे. आपको पता नहीं होगा पर चेक को भी एंडोर्स कर सकते हैं. हम करते नहीं है बैंकिंग में, लेकिन हम चाहे तो कर सकते हैं. लेकिन बैंकर्स क्या करते हैं? टू अवॉइड फ्रॉड अलाउ नहीं करते. बट नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है जैसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स करते हो, वैसे आप चेक को भी एंडोर्स कर सकते हो. कैसे? मैंने बनाया चेक रिया का,
मैंने साइन की होगी, फिर रिया साइन करेगी पीछे चेक के और वो किसी और को भी दे सकती है, ऐसा चलते सकता है, बट आज के ज़माने में वो बंद हो चुका है। ये लॉ थोड़ा पुराना है लेकिन इसलिए ये चीज़ एडेड है। आगे क्वेश्चन ये आता है कि जिस सप्लायर को उसे 1 लाख देने थे उसके पास तो चेक आ गया 1 लाख का, जो मैं पे करने वाला हूँ उसके बैंक को, क्या वो पैसा वसूल कर सकता है? लॉ ने बोला कि आंसर इज यस, उसको हम HDC कहेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसको राइट है वो पूरा पैसा लेने का क्योंकि उतना कंसिडरेशन ऑलरेडी था। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू ऑफ स्टैम्प था, वैल्यू ऑफ स्टैम्प यानी पता है वो 2 रुपए का 3 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प आता है, छोटा छोटा स्टैम्प जो आप लगाते हो कैश रिसीट वाउचर्स पे, पेमेंट वाउचर्स पे। तो क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट उसकी लिमिट क्लियर होती है, मतलब 1 रुपए का स्टैम्प पेपर है तो 2000 रुपए तक का स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प है तो 2000 तक का वैल्यू हो सकता है, 5 रुपए का है तो 1 लाख रुपए का हो सकता है, एग्जाम्पल। तो अगर रेवेन्यू स्टैम्प का वर्थ 50,000 रुपीज था, जो रेवेन्यू स्टैम्प यूज किया 2 रुपए वाला, उसका वर्थ कितना 50,000, मतलब रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ ₹2 का यूज करके आप मैक्सिमम 50,000 का इंस्ट्रूमेंट बना सकते थे। लेकिन रिया ने वहां पे 1 लाख लिख दिया, क्या वो 1 लाख वसूल कर पाएगा? अब आता है प्रश्न पहला, हाउ मच वॉज रिया इंटेंडिंग टू बी पेड? 10,000। हाउ मच द वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू स्टैम्प? 50,000। हाउ मच हैज रिया एंटर्ड? 1 लाख। एंड रिया कितना वसूल कर सकती है? तो 10,000। रिया ने जिसको एंडोर्स किया वो कितना वसूल कर सकता है? अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, but the amount cannot exceed the value covered by stamp. In this case, amount mentioned was 1 lakh, but the revenue stamp covered how much? 50. तो revenue stamp और covered amount whichever is less. इसीलिए कितना maximum recover हो पाएगा from me to that supplier is maximum ₹50,000. इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, मैं 2 बार रिपीट करूँ उससे अच्छा 2 बार देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा।